आप सभी को नमस्कार। मैं महेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल द केमिस्ट्री ट्यूटोरियल पर। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे हाफ लाइफ पीरियड मेथड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हम कैसे हाफ लाइफ पीरियड से किसी रिएक्शन का ऑर्डर डिटरमाइन कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम जानेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि हाफ लाइफ पीरियड होता क्या है। हाफ लाइफ पीरियड इसका मतलब क्या है। तो हम एक चीज लेते हैं छोटी सी, एक जनरल रिएक्शन है आपके पास जिसमें आपका रिएक्टेंट R जो है वो कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट P में। आपका कोई रिएक्टेंट है R, ये कन्वर्ट हो रहा है किसी प्रोडक्ट P में। तो एट टाइम T इज इक्वल टू 0, इनिशियली शुरुआत में हमें मानते हैं कि आपके पास ये रिएक्टेंट 100% है, प्रोडक्ट कुछ भी नहीं है, रिएक्टेंट आपका 100% है। अब जब आपका ये रिएक्टेंट घट के कितना रह जाएगा, इनिशियल का 50%, हाफ, उस टाइम पीरियड को, उस टाइम इंटरवल को हम क्या कह देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड। ओके, ये जो टाइम है जिस पर आपका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की हाफ हो गई, इस टाइम को ही हम क्या कह देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कहते हैं। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ पीरियड का मतलब क्या है, इट इज अ टाइम, हाफ लाइफ पीरियड इसका मतलब क्या है, हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ पीरियड इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है हाफ लाइफ पीरियड का, इट इज अ टाइम, इट इज द टाइम in which the concentration of reactant is reduced half of its initial। ये वो टाइम है जब आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल की कितनी रह जाए, हाफ हो जाए, है ना। इनिशियल की कंसंट्रेशन जब हाफ होगी, उस लाइफ पीरियड को, उस टाइम पीरियड को हम क्या कह देते हैं, हाफ लाइफ पीरियड कह देते हैं। ओके, द टाइम इन विच कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज रिड्यूस्ड हाफ ऑफ इट्स इनिशियल। ओके, तो हाफ लाइफ पीरियड से हम किसी रिएक्शन का ऑर्डर कैसे बताते हैं, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। देखो, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस निकाली थी हमारे लास्ट लेक्चर के अंदर, हमने उनको ड्राइव करके ऑब्टेन किया था। तो उन इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस को ही यूज करेंगे हम यहाँ पर अलग अलग ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड डिटरमाइन करने के लिए, क्योंकि अलग अलग जो रिएक्शन है, अलग अलग जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हैं, अलग अलग जो रिएक्शन का जो ऑर्डर है उसका हाफ लाइफ पीरियड भी उनके हिसाब से कैसा आता है, अलग अलग आता है। हाफ लाइफ पीरियड इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई रिपीट, half life period is different for different order of reaction। तो पहले हम डिस्कस करते हैं हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, तो हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, देखो हमने कोई रिएक्शन लिया जिसमें R आपका क्या दे रहा है, प्रोडक्ट P। इस रिएक्शन के लिए अगर मैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखूं, तो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेरे पास क्या आती थी, K इज इक्वल टू 2.303 T log R0 बाय R, ये था, ये हमने ड्राइव किया था हमारे लास्ट लेक्चर में। K इज इक्वल टू 2.303 बाई T log R0 बाय R, वेयर R0 किसको रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल कंसंट्रेशन, और R किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल कंसंट्रेशन को। R0 इज द इनिशियल कंसंट्रेशन, R इज द फाइनल कंसंट्रेशन। ओके, तो अब मुझे टाइम चाहिए, टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम के लिए मैं इस इक्वेशन को ऐसे रीअरेंज कर सकता हूं, 2.303 बाई K log R0 बाय R। अब हमने सीखा था कि टी हाफ पे क्या होता है, टी हाफ पे आपका जो रिएक्टेंट है वो इनिशियल का कितना रह जाता है,
हाफ, तो शुरुआत में मेरे पास 100% था, अभी ये कितना रह जाएगा 50%। तो कुछ इसको हम ऐसे लिखेंगे अभी कि एट टी इज इक्वल टू टी हाफ, एट टी इज इक्वल टू टी हाफ। टी हाफ पे क्या होगा आपके पास, जब आपका टी हाफ आएगा 2.303 बाई के लॉग, इनिशियल तो एज इट इज रखनी, अगर चेंज आएगा तो किस में आएगा, फाइनल कंसंट्रेशन में। तो फाइनल कंसंट्रेशन अभी कितनी रह जाएगी आपके पास भाई, इनिशियली आपके पास हम मान लेते हैं आर नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन है ना, और टी हाफ पे क्या रह जाती है, इनिशियल की आधी रह जाती है। तो एट टी हाफ, यहां पर अगर मैं लिखूं एट टी हाफ, यहां लिख लेते हैं एट टी हाफ, एट टी हाफ आर इज इक्वल टू कितना रह जाता है आपके पास, इनिशियल का आधा, मतलब आर नॉट बाय 2, क्योंकि ये फाइनल कंसंट्रेशन जो आर है ये इनिशियल की आधी रहेगी, तो उसको मैं क्या लिखूंगा आर नॉट बाय 2। तो यहां क्या आएगा आर नॉट बाय 2। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आता है, टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 के लॉग 2, ये आ जाएगा, आर नोट से आर नोट कैंसिल, ये 2 आपका कहां चला जाएगा ऊपर, तो कुछ इस प्रकार से होगा। इसको जब हम सोल्व करते हैं यहां से हमें क्या मिल जाता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ मिल जाता है। इसी इक्वेशन से हम ये भी बना सकते हैं कि टी हाफ इज इक्वल टू 2.303 बाय के इनटू 0.3010, दैट इज द वैल्यू ऑफ log 2। और इनको हम एक और फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंड दैट इज टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाय के। तो टी हाफ जब हम निकालेंगे फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वो किस फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे, हम इस फॉर्मूले से निकाल रहे होंगे 0.693 बाय के। यहां पर हम लिखेंगे रेट कांस्टेंट के की वैल्यू, ऊपर 0.693, तो हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का क्या मिलेगा, टी हाफ मिल जाएगा। तो टी हाफ अगर हम निकालेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इस इक्वेशन को फॉलो करेगा। यहां से हम एक चीज और देख रहे हैं कि टी हाफ जो है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन is independent of concentration, is independent on concentration। टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन। इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन कम हो ज्यादा हो, टी हाफ जो है उसका फर्स्ट ऑर्डर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, कंसंट्रेशन पे कोई इन्फ्लुएंस, कंसंट्रेशन का कोई इन्फ्लुएंस टी हाफ पे नहीं आता है, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। इस इक्वेशन से भी हमें ये पता लग रहा है टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 बाई के से कि कंसंट्रेशन का टी हाफ के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, किसमें, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। अगर मैं इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली भी हम इसको कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं, ग्राफिकली भी कुछ इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं कि अपने पास हम एक कर्व प्लॉट करें, किसका, टी हाफ का, अगेंस्ट कंसंट्रेशन, टी हाफ अगेंस्ट कंसंट्रेशन। तो ये जो ग्राफ जो आपके पास आएगा ये बिल्कुल कैसा चलेगा, हॉरिजॉन्टल या पैरेलल टू दी एक्स एक्सिस, कुछ ऐसा है। ओके, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन टी हाफ के ऊपर कोई इन्फ्लुएंस नहीं डालती, कंसंट्रेशन से टी हाफ के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यह ध्यान ये रखना है आपको कि ये जो कर्व हमने लिए, ये जो ग्राफ हमने जो बनाया है, ये किसके लिए बनाया है, टी हाफ का विद कंसंट्रेशन, टी हाफ विद कंसंट्रेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, अब हम बात करते हैं टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन।
टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो इसमें भी वही बात होगी कि आपके पास कोई रिएक्शन है जिसमें आपका रिएक्टेंट आर किस में कन्वर्ट हो रहा है, पी में। ओके, तो इसके अगर हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जब निकाली थी, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर दी जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो हमने क्या निकाली थी कि T इज इक्वल टू आर नोट माइनस आर, ये आया था अपने पास। ओके, इस इक्वेशन को रीअरेंज करके मैं ये लिख सकता हूं आर नोट माइनस आर बाई के। अब हमें किससे मतलब है, हमें क्या चाहिए, टी हाफ। टी हाफ अगर मैं लिखूंगा तो टी हाफ का मतलब क्या है कि ये जो आर नोट है आपका, यहाँ ये जो आर नोट है, आर नोट तो किसको रिप्रेजेंट करता है, आपका इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो आर है आपका ये किसको रिप्रेजेंट करता है, फाइनल कंसंट्रेशन। आर नोट तो आपका इनिशियल कंसंट्रेशन है, आर आपका फाइनल कंसंट्रेशन। और हमें पता है कि फाइनल कंसंट्रेशन टी हाफ पे कितनी रह जाती है, इनिशियल की हाफ रह जाती है। तो इस हिसाब से अगर हम चलें तो क्या बनेगा आपके पास, आर नोट माइनस आर नोट बाय 2 के, जिसको मैं ये भी लिख सकता हूं। ओके, ये आ गया आपके पास। अब इसको जब हम करेंगे सॉल्व तो आपके पास क्या आएगा, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय 2 के, ये आ जाएगा टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय 2 के, क्योंकि ये आर नोट में से आर नोट बाय 2 जब हम घटाएंगे तो आपके पास जब चीज सोल्व होकर के आएगी तो वो क्या आएगी, आर नोट बाय 2 के। जैसे एक में से हाफ गया तो बचेगा क्या, हाफ, एक में से हाफ गया तो हाफ बचेगा। तो इस हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं इसको, टी हाफ इज इक्वल टू आर नोट बाय 2 के। तो जीरो ऑर्डर जो रिएक्शन है आपका वो इस इक्वेशन को फॉलो करेगा फॉर दी हाफ लाइफ पीरियड। ओके, अगर इस इक्वेशन को हम गौर से देखें तो यहाँ पर हम क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन इन केस ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि टी हाफ इज डायरेक्टली proportional to concentration in case of zero order reaction, in case of zero order reaction। zero order reaction के केस में टी हाफ आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के। ओके, अगर हम इसको ग्राफिकली देखें तो ग्राफिकली कुछ ऐसे इसको हम डिनोट कर सकते हैं। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो कुछ ऐसा आएगा आपके पास, एक तरफ क्या लिखना अपने को, टी हाफ, और एक तरफ क्या आएगी अपनी कंसंट्रेशन। तो टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, कंसंट्रेशन के, किसमें, जीरो ऑर्डर में। तो ग्राफ बिल्कुल कैसा आ जाएगा भाई, स्ट्रेट लाइन, कुछ इस प्रकार का। ये किसके लिए है, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये कुछ इस प्रकार का ग्राफ आपको मिलेगा टी हाफ अगेंस्ट कंसंट्रेशन का इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आता है किसके अंदर, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। टी हाफ कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा, उसको हम एक छोटी सी ट्रिक से भी बता सकते हैं, वो देखो। तो डिपेंडेंस ऑफ टी हाफ ऑन कंसंट्रेशन कैन बी डिटरमाइंड बाय ए सिंपल फॉर्मूला, और वहाँ से हम चेक कर सकते हैं खूब आराम से कि टी हाफ आपका कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा, नहीं करेगा, या इनवर्स करेगा। ओके, और उसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास, टी हाफ इज इक्वल टू R1 माइनस n, वेयर n रिप्रेजेंट ऑर्डर। n जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम बात करें जैसे फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अगर हम बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के
ली। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या बनेगा आपके पास, देखो इस फॉर्मूले को यूज करो, T हाफ इज इक्वल टू R, उसके बाद 1 माइनस n। तो फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो यहाँ क्या लिखूंगा 1 माइनस 1। तो देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए T हाफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा, डज नॉट डिपेंड, डज नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन, अपॉन, क्योंकि कंसंट्रेशन का टी आपके कोई इन्फ्लुएंस है नहीं, आर नॉट हो गया, आर की पावर 0 हो गई फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर हम बात करें जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो जीरो ऑर्डर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाती है आपके पास, 0। तो उस केस में क्या आएगा, T हाफ इज इक्वल टू R, 1 माइनस क्या हो जाएगा 0। तो इसकी वैल्यू जब हम सोल्व करके लिखेंगे तो क्या आएगा, T हाफ इज इक्वल टू R की पावर 1। इसका मतलब क्या है, ये डायरेक्टली डिपेंड करेगा, डायरेक्टली डिपेंड। और यही हमने देखा था कि जीरो ऑर्डर में T हाफ रेट के ऊपर डायरेक्टली डिपेंड करता है, फर्स्ट ऑर्डर में डिपेंड नहीं करता। अगर रिएक्शन आपका सेकंड ऑर्डर है, फॉर सेकंड ऑर्डर, फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, उस केस में n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 2। फॉर सेकंड ऑर्डर n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो T हाफ उसका कैसे आएगा, T हाफ 1/2 इज इक्वल टू R 1 माइनस 2, 1 माइनस 2। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, T हाफ इज इक्वल टू R माइनस 1। इसका मतलब T हाफ सेकंड ऑर्डर में इनवर्सली रेट को क्या करेगी, अफेक्ट करेगी ना, T हाफ इनवर्स हो गया, डिपेंड 1/R इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन में T हाफ जो है वो इनवर्सली T हाफ को क्या करता है, अफेक्ट करता है, कंसंट्रेशन T हाफ को इनवर्सली क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो इस सिंपल से फॉर्मूले से आप क्या निकाल सकते हो भाई, किसी भी रिएक्शन के अंदर ये निकाल सकते हैं कि उस रिएक्शन का T हाफ कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है या नहीं करता। अगर हमें उस रिएक्शन का क्या पता है, ऑर्डर पता है तो ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। घर पे रहें, स्वस्थ रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।